हेलो बच्चों, पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था 6 क्लास की मैथमेटिक्स और उसमें से पहले 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। लेकिन इस क्लास में उसके आगे आगे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे फिर से नए नए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा हमारा 15th क्वेश्चन है, सम ऑफ 13.06, 44.5 एंड 7.233। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है 46.93, 64.793, 43.793 एंड 64.93। बच्चों, आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि जब भी अगर एडिशन होता है और डेसिमल नंबर्स का एडिशन होगा तो डेसिमल नंबर के नीचे ही लिखा जाता है। तो एडिशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि 13.06 अगर लिखा हुआ है तो डेसिमल अगले वाले नंबर का डेसिमल वहीं पे आएगा, उसी के जस्ट नीचे, इधर उधर नहीं करना है उसको। तो आगे देखिए, अगला वाला नंबर है 44 पॉइंट, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगेगा, उसके बाद 5, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, राइट में डेसिमल के जीरो बढ़ाया जा सकता है, लेफ्ट में नहीं। जैसे कि कोई नंबर होता है 4 अगर डेसिमल में नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इसके लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वही 4 अगर डेसिमल के बाद हो तो उसमें राइट साइड में हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, कोई अंतर वैल्यू में नहीं आता है। आगे वाले पे नंबर पे हम देखेंगे तो नंबर जो है 7.233, तो उसमें भी डेसिमल सेम जगह पे आएगा, डेसिमल हमने लिख लिया। अगला वाला जो नंबर है 7, तो इसमें यहाँ पे 7 हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जीरो हो जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। उसके बाद बचा 2, 3 और 3, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं राइट साइड में डेसिमल के। उसके बाद इसको हम लोग बोला गया सम करने के लिए, तो सबको हम लोग एडिशन करेंगे, आगे से जोड़ो, 0 0 + 3, इट विल बी इक्वल्स टू 3। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी 6 + 0 + 3, इट विल बी 9। द नेक्स्ट वन इज 5 + 2, इट इक्वल्स टू 7, डेसिमल वैसे उतारेंगे। नाउ एड 7 + 4 + 3, it will be 14, we have a carry 1. Now add 4 + 1, 5 + 1 carry है, it will be 6. See which option is it? Option number B. Option number B is correct. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर का अगर जब भी एडिशन होगा तो उसमें डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है, और अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो अगर वो डेसिमल में नहीं है तो उसके लेफ्ट साइड में हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से, और अगर वही नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है 0.43 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके हम राइट में जीरो बढ़ा सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 0.43 ही होगा, इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17th. Now we'll be solving 17th question. 17th question is, what percentage is 32 पैसे of ₹4? We have options A, that is 7%, we have option B 6%, we have option C, that is 5%, and option D which is 8%. यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने आपको सिखाया था पिछले वाले क्लास में, कॉन्सेप्ट दिया था कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ये अलग अलग है, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर।
इसको चेंज करने के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। यहाँ पे मीटर की जगह पे लीटर ले सकते हैं हम लोग, अगर पानी के लिए, जो भी पानी या दूध के लिए लिया जा सकता है, और मीटर की जगह पे ग्राम लिया जा सकता है। अगर कुछ नापना हो, जैसे कि 1 kg या 2 kg वाला हो, तो उसके लिए ग्राम लिया जा सकता है। वहाँ पे मीटर की जगह पे ग्राम हो जाएगा या तो लीटर हो जाएगा सब में। उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है पैसे का। पैसे में क्या होता है, आपने सुना होगा पहले के ज़माने में पैसा चलता था, टका चलता था, बहुत सारे चेंजेज हुए हिस्ट्री के अनुसार। पहले में सोने के सिक्के चलता था, चांदी का सिक्का चला, ब्रॉन्ज चला, बहुत कुछ चलते चला गया, और लास्ट में हमारा एक चेंज करके जब इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसने किया पैसा रुपया। तो पहले के ज़माने में 1 पैसे का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता था। 25 पैसे के सिक्के आते थे, 50 पैसे के सिक्के आते थे। वो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे वैल्यू रुपए का बढ़ता चला गया, उस तरह उसका घटता चला गया। तो वो 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बंद कर दिए गए। देखिए, तो 32 पैसे लिखा हुआ है, तो हमें इतना कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि 1 रुपये में 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। ये आपको पता रहना चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसे हैं। हमें बोला हुआ है 32 पैसे, और यहाँ पे है 4 रुपये। तो 4 रुपये को हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं, कितने में, पैसे में। तो क्या करेंगे इसके लिए, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 4 रुपये में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बढ़ेगा वो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा 400 पैसे, ठीक है। यहाँ पे 400 पैसे हमें मिल गए हैं, ठीक है। इतना याद रखना है, 400 पैसे हमें मिल चुके हैं, ठीक है। 4 का 400 रुपये, 400 पैसे हो गए। अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको देखना है कि 32 रुपये जो है वो 4 रुपये का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो देखो, यहाँ पे जो ऑफ लिखा रहेगा, जहाँ पे या तो का जिसके जस्ट बगल में रहेगा वो नीचे आ जाता है। परसेंटेज का होता है, परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है जिसका निकालना है उसको ऊपर लेके जाएंगे 32 अपॉन, जिसके बाद में, जिसके पहले जस्ट पहले ऑफ लगा हुआ है, समझने के लिए है कि ऑफ जिसके जस्ट पहले लिखा हुआ है वो नीचे आएगा, यानी कि 400 पैसे नीचे आ जाएंगे। 4 रुपये था, उसको हमने चेंज किया, 400 पैसे आ गया, तो ये 400 नीचे आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 100 से तो 0 कट जाएगा, ये 4 बच जाएगा, 4 8 जा 32, हमारा आया क्या, 8%, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या होता है, जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसमें से जिसका पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है वो नीचे जाएगा, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, इनटू 100। परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज निकालने के लिए a अपॉन बी इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा a अपॉन बी इंटू 100। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा, a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b, ठीक है, ऐसे पूछा रहेगा क्वेश्चन। वहीं पे पूछ दिया जाए कि b इज व्हाट परसेंटेज ऑफ a, अगर ऐसे पूछ दिया गया तो क्या करेंगे इस वाले केस में, हमारा ऑफ किसके बगल में आया है, a के बगल में, तो वो नीचे चला जाएगा इंटू 100, ऐसे हमारा ये वाला निकल जाएगा परसेंटेज, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन सीखते हैं। Now the next question is 18, that says if perimeter of a square is 80 centimeter
80 सेंटीमीटर मीटर, then its area is option 100, B 200, C 400, option D 300 in square मीटर। ठीक है, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं या साइड्स इक्वल हो, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी उसको स्क्वायर बोला जाता है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं, सामने सामने वाली भुजाएं इक्वल होंगी, ठीक है, और पैरेलल होंगी। ये वाला इसके पैरेलल है एंड इक्वल है, ये वाला इसके पैरेलल है एंड इक्वल है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 80 मीटर, यानी कि पेरीमीटर इसका जो है 80 मीटर दिया हुआ है, देन इट्स एरिया इज, उसका एरिया पूछ रहा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का क्या होता है? 4a क्यों हुआ? अगर इसका हम लोग ए ले लेते हैं अगर साइड्स, तो सारे के सारे साइड्स ए हो जाएंगे। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितने भी साइड्स है उसका प्लस करना, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे, दैट इक्वल्स टू 4a। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें निकला 4a। ठीक है, तो हमारा जो साइड्स हो जाएगा, देखो पहले पेरीमीटर इक्वल्स टू 4a मिला। ठीक है, ये क्या है? हमारा साइड है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर इक्वल्स टू 4a। फ्रॉम हियर वी गेट, 4 को इधर लेके आएंगे तो 80/4 दैट इक्वल्स टू 20 मीटर, यानी कि साइड हमारा निकल गया 20 मीटर। अब हमें पता करना है क्या? एरिया। साइड हमें मिला a इक्वल्स टू व्हाट? 20 मीटर मिल गया हमें। अब हमें पता करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर क्यों हुआ? एरिया का फॉर्मूला ए इंटू ए करना था। अगर वहीं पे रेक्टेंगल रहता तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? अगर ये ए है और ये वाला बी है तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ए क्रॉस बी करते हैं। एरिया का फॉर्मूला इसके लिए ये है रेक्टेंगल का, ए इंटू बी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? साइड तो सब के सब इक्वल हैं, तो ए स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए हो गया, यानी कि ए स्क्वायर है। तो हमें ए का वैल्यू मिल चुका है 20। तो 20, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? 20 इंटू 20 दैट इक्वल्स टू 400। स्क्वायर मीटर में पहले से लिखा हुआ था, स्क्वायर मीटर हमें लिखने का जरूरत नहीं है। तो 400 हमारा इसका एरिया आ गया स्क्वायर का। यानी कि पेरीमीटर निकालने के लिए आपको इसका क्या करना है? पेरीमीटर क्या होता है? 4a एंड स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो, अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 400 हो गया इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर, that says it's just a simple question, which is the greatest। इसमें बताना है आपको कौन सा बड़ा है। 25 ग्राम, बी ऑप्शन 25 मिलीग्राम, mg मीन्स मिलीग्राम, ऑप्शन सी that is 25 kg, option D is 25 decimeter, sorry it will be in dg, that is डेसीग्राम। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था पिछले बार
अभी जस्ट कुछ देर पहले भी बताया और पिछले वाले क्लास में भी बताया था कि अगर चेंज करना है किसी चीज़ को तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? मिली सेंटी डेसी मीटर डेका डेसी, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। हमने क्या बोला? ये सब चीज़ सेम रहेंगे। यहाँ पे अगर ग्राम में पूछा जाएगा तो ग्राम चेंज कर देंगे। यहाँ पे ग्राम चेंज हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? किलोमीटर की जगह पे किलो ग्राम हो जाएगा, केजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? मिली ग्राम, यहाँ पे लगा देंगे सेंटी ग्राम, ठीक, डेसी ग्राम, डेका ग्राम, हेक्टो ग्राम, किलो ग्राम, ठीक है। तो इसमें ये छोटा होता है, ये वाला छोटा है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। इसका मतलब पता है ना आपको? जिधर की तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, ठीक है। तो ग्राम से बड़ा डेकाग्राम, उससे बड़ा हेक्टोग्राम, उससे बड़ा किलोग्राम, ठीक है, उससे बड़ा टन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा बड़ा है? ग्राम यहाँ पे है, ग्राम यहाँ पे है, मिलीग्राम, ये केजी, देखो केजी कहाँ पे है? लास्ट में सबसे। डेकाग्राम उससे इधर है, यानी कि जो सबसे बड़ा है केजी है, ठीक है, यानी कि 25 केजी। यहाँ से कुछ नहीं लेना देना है, डायरेक्ट देख लेंगे केजी बड़ा है, ठीक है। अगर उसमें अगर 2-2 केजी दे दिया रहता, 25 केजी रहता, 23 केजी रहता, तो उसमें केजी तो दोनों बराबर है, उसमें नंबर को देखेंगे, ठीक है। नंबर में कौन सा बड़ा है? 25, तो 25 केजी विल बी ग्रेटर। अंडरस्टूड? सो आवर आंसर इज 25 केजी। ना ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो इसमें मीटर की जगह पे ग्राम हो सकता है, या तो अगर पानी या दूध से रिलेटेड हो तो लीटर लिख लेंगे। तो लीटर यहाँ पे लगेगा, यानी कि यहाँ पे भी लीटर आ जाएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर, फिर से लीटर आ जाएगा। कट करना यहाँ पे यार, मिलीलीटर ही होता है ना, मिलीलीटर होता है ना, चलो सही, ठीक, मिलीलीटर, फिर यहाँ से फिर से कर रहे हैं। तो लीटर जो रहेगा यहाँ पे सब में जुड़ते चला जाएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, ऐसे ऐसे करते करते चलता चला जाएगा, किलोलीटर, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मेमोराइज करके रखना है। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20. For the question number 20 we have, how many months have 31 days? ठीक है, ऑप्शन ए 6। जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ तब तक आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होता है। ये नॉर्मली आपके गांव में या शहर में कहीं पे भी रहते हैं तो आपके बड़े बुजुर्ग सिखाते रहते हैं कि कैसे काउंट किया जाता है। इसका कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए जल्दी से, जब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन बी इज़ 5, ऑप्शन सी इज़ 8, ऑप्शन डी इज़ 7। चलो, तो आपने बता दिया होगा। देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कितने महीने में 31 का होगा, कौन सा महीना 30 का होगा, कौन सा 28 या 29 का होगा, इसके लिए हम लोग सीखते हैं। बहुत पुराने ज़माने से हमें सिखाते हुए आया गया है कि हम लोग अपना मुट्ठी देखते हैं, ठीक है। मुट्ठी देखेंगे हम लोग, अपना फिस्ट में देखना है। देखो, जो उठा हुआ वाला पार्ट है ऐसे बना होता है हमारा मुट्ठी, ऐसे 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 बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है। तो जो उठा हुआ वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग 31 में काउंट करते हैं, जो नीचे वाला रहेगा उसको 30 पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखो, उठा हुआ वाला है जनवरी, नीचे गया फरवरी, ऊपर गया मार्च, ऊपर आया यानी कि 31 का हो गया, फिर नीचे जाएगा अप्रैल, नीचे चला गया, फिर ऊपर आएगा मई, फिर नीचे जाएगा जून, फिर ऊपर आ गया जुलाई, फिर देखो फिर से जुलाई पे 31 ऊपर आया है, ठीक है। फिर से हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे तो अगस्त 31 अगस्त आता है, यानी कि 31 का होगा। यानी कि दो चीज़ है, यहाँ पे तुम्हारा जुलाई आता है तो हम लोग स्टार्ट भी फिर से अगस्त को भी
यहाँ से करते हैं तो ये भी 31 का ही हो जाता है, जुलाई भी 31 का होता है, अगस्त भी 31 का हो जाता है। ठीक है, काउंट करो कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना हुआ, 4, 3, 7। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना है, 7। हमारा ऑप्शन 7 इज करेक्ट। तो क्या करना है आपको, ऊपर जाएगा तो 31, नीचे आएगा तो 30 काउंट करना है। हमें पूछा कितना है, 31 दिन का, तो ऊपर वाले सबको काउंट करेंगे जितने पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कैच ये है कि नीचे वाले में एक फरवरी भी आता है। फरवरी 30 तो कभी आपने सुना नहीं होगा। तो फरवरी 2 टाइप के होते हैं। फरवरी एक हो जाता है 28 दिन का, एक हो जाता है कभी कभी 29 दिन का। 29 दिन जिसमें हो जाएगा जिस साल में, उसको हम लोग बोल देते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर कौन कौन सा हो जाता है, जैसे कि अगर जो भी नंबर 4 से डिविजिबल है, जो भी नंबर आ रहा है 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो वो लीप ईयर होगा। 4 से ही डिविजिबल होगा जरूरी नहीं है, एक ऐसा भी कैच आ जाता है जो नंबर 100 से डिविजिबल हो और 400 से डिविजिबल हो, तब जाकर वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, जिसमें डबल डबल जीरो आता रहेगा, वो अगर 100 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 400 से अगर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्यों लीप ईयर एक बढ़ जाता है, आपने सुना होगा कि 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। ये पूरा 365 डेज होता नहीं है, अर्थ जब रोटेट करता है, अर्थ रिवॉल्यूशन होता है, तो वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो 365 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये 365 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 6 घंटा कुछ मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये जो 6 घंटा बढ़ते चला जाता है, 4 साल बाद कितना होगा, एक साल में 6 घंटा ज़्यादा हुआ, अगले साल 6 घंटा ज़्यादा हुआ, 6 6 12 हो गया, अगले साल 6 घंटा ज़्यादा हुआ, 12 6 18 हो गया, फिर अगले साल ज़्यादा हुआ, 18 6 24 हो गया। तो 24 घंटे का मतलब कितना हुआ, एक दिन हो गया, 1 डे, 1 डे हो गया। तो ये 1 डे जो है 4 साल बाद जाके एक जुड़ जाता है, तो वो लीप ईयर बन जाता है। तो लीप ईयर में कितना हो जाएगा, लीप ईयर में हमारा 366 डेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना आपको लीप ईयर का भी। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव 21st क्वेश्चन, दैट इज रहमान bought a pair of shoes. A pair of shoes for rupees 500 and sold it for rupees 600. Find his प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, वी हैव ऑप्शन ए दैट इज लॉस ऑफ 100, ऑप्शन बी इज प्रॉफिट ऑफ 100, ऑप्शन सी इज लॉस ऑफ 200 एंड ऑप्शन डी इज प्रॉफिट ऑफ 200। ठीक है, इसमें ध्यान दो, इसमें बोला हुआ कि रहमान बॉट मतलब बाई करना, यानी खरीदना, यानी कि रहमान जो है अ पेयर ऑफ शूज़ खरीदा है, यानी कि एक जूता खरीदा हुआ है फॉर रुपीज़ 500, यानी कि उसका जो, देखो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, एक एमपी होता है, हमने आपको पिछले भी बताया था। उसमें एक और चीज़ होता है, प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदा गया है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा जाएगा, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि जिस पे जो दुकानदार एक्स्ट्रा लगा कर लिख देता है कि हाँ इतने रुपये में हम बेचेंगे, उसके बाद आपको कुछ % डिस्काउंट दे देता है, तो आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो गया, बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% डिस्काउंट। तो वो आपका क्या किया हुआ, खरीदा कुछ में है 100 रुपये का खरीदा है, 140 रुपये बढ़ा के लिख दिया, यानी कि उसका मार्केट प्राइस 140 कर दिया। खरीदा तो वो 100 रुपये का था, 140 उसने लिख दिया, मार्केट प्राइस हो गया। बेचा उसने 20 रुपये का, कुछ % डिस्काउंट दे दिया, 120 का बेच दिया। ठीक है,
तो वो हो गया हमारा SP। उसको जितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 100 रुपये में खरीदा, बेच दिया 120 का, तो 100 का खरीदा है, 120 का बेच दिया है, तो हमें क्या होगा, उसको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है उसे। कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 20 रुपये का। अगर वहीं पे अगर ये 200 रुपये का खरीदता, 120 रुपये में बेच देता, तो क्या होता हमारा? लॉस होता है 80 रुपये का। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या क्या, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स हियर। अगर CP इज लेस देन SP, यानी कि CP जो है लेस हो, यानी कि 100 रुपये का खरीदा है, 120 रुपये में बेच दिया है। CP छोटा है, 100 छोटा है 120 से, तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा हमारा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। SP माइनस CP, यानी कि जो बेचा है और जो खरीदा है उसका माइनस करना है। ठीक है, वहीं पे दूसरा वाला केस क्या बन जाता है? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, अगर SP बढ़ता है तो। दूसरा वाला केस कहता है कि इफ CP इज ग्रेटर देन SP, यानी कि 120 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 120 का खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया, तो उसको यहाँ पे क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो बड़ा रहता है उसी से माइनस करते हैं, यानी कि CP माइनस SP, दैट इक्वल्स टू यहाँ पे 20 रुपये का इसको घाटा हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, रहमान बॉट अ पेयर ऑफ शू फॉर 500, यानी कि इसका CP जो है, बाई किया है, यानी कि CP, तो CP कितना है? 500। CP इज 500 एंड सोल्ड इट फॉर 600। SP कितना है? 600। ठीक है, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस। तो देखो, हमने क्या बोला? CP अगर छोटा है SP से, CP इफ लेस देन SP, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट। एक चीज़ तो हमें पता चल गया, प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन B हो सकता है या तो ऑप्शन D हो सकता है, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों तो होंगे नहीं, इनको एलिमिनेट कर दिए, ये तो दोनों का होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, ये दोनों होने का चांस ही खत्म हो गया। ठीक, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे? SP बड़ा है तो उसमें से घटाएंगे CP को, वही क्या आता है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट? SP माइनस CP। SP इज गिवन 600, CP 500, दैट इक्वल्स टू 100 रुपीज़, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का। देखो उसमें कितने, कहाँ पे लिखा हुआ है? 100 रुपये का प्रॉफिट, इसमें 200 रुपये लिखा हुआ, तो ये प्रॉफिट 100 रुपीज़, और ऑप्शन B इज करेक्ट ना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, CP का, SP का और MP का, ये सब चीज़ याद रखना। मान लो यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा रहता 600, यहाँ पे लिख दिया रहता 400, तब क्या होता? CP हमारा गिवन है 600, SP इट इज़ गिवन 400, क्या हो रहा है इस पर? ना रुपीज़ ना रुपीज़। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, CP इज ग्रेटर देन SP, यानी कि CP बड़ा है। 600 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, घाटा हो रहा है उसको, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल्स टू व्हाट? जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे, CP माइनस SP, ये कितना हो जाएगा? 600 माइनस 400, दैट इक्वल्स टू व्हाट? 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये का उसका घाटा होता वैसे केस में। ठीक है, लॉस वाले में। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22nd। यह आ गया आपका पाई चार्ट। ये ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन है। पाई चार्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन A बार ग्राफ, ऑप्शन B इज सर्कल ग्राफ, ऑप्शन C इज टैली मार्क, ऑप्शन D इज
डबल बार ग्राफ। ठीक है, देखो पाई चार्ट कैसा होता है, ऐसे बना होगा, देखे होंगे कई जगह पे आप लोग, कभी भी कुछ न्यूज़ या कुछ भी पढ़ेंगे या कहीं पे देखते होंगे तो ऐसे सर्कल बना रहेगा, उसमें ऐसे ऐसे कर करके अलग अलग बना के रखा हुआ है, ये 50%, ये 30% लिख दिया, ये 20% लिख दिया, ऐसे 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 करके लिख दिया। ठीक है, ऐसा बना हुआ देखे होंगे आप। ठीक है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। देखो नाउ मूव ऑन टू ऑल दिस ऑप्शंस। बार ग्राफ कैसा होता है, बार यानी कि रेक्टेंगुलर बार जैसा बना होगा, ऐसा आप देखेंगे, ऐसे बना रहेगा। इसको थोड़ा सा लाइन सीधा बना लेते हैं। देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये बार ग्राफ होगा जिसपे एक्स एक्सिस होगा, फिर वाई एक्सिस होगा। ठीक है, इसमें बार बना होगा यानी कि रेक्टेंगुलर बार बने होंगे, ऐसे ऐसे बने होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर बार, तो इसको बार बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स। तो ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर बार्स बने होंगे जिसमें ऐसे, फिर ऐसे, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर बार बने होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बार ग्राफ। इसमें एक क्वांटिटी को जो है इस पे कंपेयर किया जाता है थ्रू आउट द टाइम, और उसको अलग अलग चीज़ से, अलग अलग क्वांटिटी से उसको कंपेरिजन किया जा सकता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है डबल बार ग्राफ, जिसमें दो क्वांटिटीज़ को किसी एक अलग क्वांटिटी से कंपेयर किया जाए। ठीक है, उसको डबल बार ग्राफ बोलेंगे, यानी कि दो दो बार एक साथ आएंगे। ठीक है, दो दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सर्कल ग्राफ। देखो सर्कल है, सर्कल लिखा हुआ है, यानी कि सर्कल में कुछ बना होगा। ठीक है, सर्कल ग्राफ, सर्कल के अंदर में जो ग्राफ बनेगा, तो हमने क्या बोला, पाई चार्ट का हमने कैसा दिखाया, ऐसे बन के रखेगा, ऐसे कुछ बन गया। पाई चार्ट वैसा ही होता है, तो सर्कल ग्राफ जो है हमारा वैसा ही बन रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सर्कल ग्राफ इज करेक्ट। टैली मार्क का भी देख लेते हैं। कोई भी आपको जब सॉल्व करने जाएंगे स्टैट्स में, तो आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ दिया रहेगा, अलग अलग वैल्यूज़ दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा। उसको हम लोगों को सिखाया जाता है कि मान लो कि उसको टैली बनाना, यानी कि अगर एक कोई चीज़ है जो एक बार रिपीट हुआ तो उसको हम लोग टैली बनाते हैं, एक से ऐसे मार्क कर लेते हैं। फिर दो बार लिखा रहेगा तो दो बार ऐसे मार्क कर लेंगे। कोई चीज़ 3 बार है तो उसको 3 बार ऐसे कर लेंगे, 4 बार है तो 4 बार ऐसे कर लेंगे, 5 बार हो जाता है तो 4 बार ऐसे खींचते हैं और उसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 6 बार रहेगा तो 4 बार ऐसे करेंगे, एक खींचेंगे, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। इसको टैली बनाना बोलते हैं, इसका टैबुलर फॉर्म में टैली बनाते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए ये टैली होता है। नाउ और ऑप्शन सर्कल ग्राफ इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24th आई थिंक। क्वेश्चन इज which of the following is a leap year। हमने आपको जस्ट इसके बारे में बताया, लीप ईयर क्या होता है, उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन ए इज 2017, ऑप्शन बी इज 2018, ऑप्शन सी इज 2019, ऑप्शन डी इज 2020। तो लीप ईयर के बारे में हमने क्या बताया आपको, जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या था उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। जो 100 वाला कॉन्सेप्ट था उसको लिख के बताइए जल्दी, उसको जस्ट हमने बताया था। तो इस वाले में क्या आंसर होगा, लीप ईयर हमें पता करना है। लीप ईयर क्यों होता है, जो 6 घंटा एक्स्ट्रा होते जाता है हर एक साल में, वो बढ़ के 4 साल में कितना हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा। वही 24 आवर्स कितना होता है, 1 डे होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, वही बढ़ के एक लीप ईयर बन जाता है। तो इसमें जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी का रूल भी याद आना चाहिए। डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो भी नंबर अगर 4 से अगर डिविजिबल कराना चाहते हैं तो उसका लास्ट का 2 डिजिट्स देखा जाता है। अगर वो डिविजिबल है
4 से, तो वो नंबर डिविजिबल होगा। 17 4 से डिविजिबल होगा कभी नहीं होगा, तो ये नंबर कट गया। 18 कभी डिवाइड होगा 4 से, डेसिमल में नहीं लेके जाना है उसको, नेचुरल नंबर या होल नंबर में रखना है, ठीक है। तो ये डिविजिबल नहीं है, ये हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ये भी। इसके बाद 2019, इसमें दो लास्ट का दो डिजिट देखेंगे, 4 से डिविजिबल है नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 20 का लास्ट का दो देखेंगे, 4 5 जा 20, ये डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लीप ईयर 2020 वॉज अ लीप ईयर। 2024 इज दिस अ लीप ईयर? इसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइए 2024 वॉज अ लीप ईयर और नॉट। एंड 2000 इसको भी बताइए, इन दोनों का बताना है आपको। इज 2024 एंड 2000 इज अ लीप ईयर, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपने उतार लिया होगा, इसका आंसर बताइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल of 7 and 1/9? Option A is 7/64, option B is 16/7, option C is 6/63, option D is 64/7, ठीक है। देखो इसमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें सम करना है, लेकिन इसमें कैच क्या हो गया है, रेसिप्रोकल ऑफ 7 एंड 1/9, ठीक है। रेसिप्रोकल इसका करना है सम। नॉर्मली तो आप ऐसे कर देंगे अगर ध्यान नहीं देंगे, अगर क्वेश्चंस को इसीलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेसिप्रोकल को छोड़ कर निकल जाते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 1/9 ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। 7 9 63 1 64/9 ऐसा आप लिख देंगे। ऑप्शन बी ऐसा होगा बना हुआ मेरे हिसाब से। चलो अच्छा है ऑप्शन नहीं बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन बना होता है मोस्टली चांसेस में, तो आप वैसे मार के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैच पकड़ना है, ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का क्या होगा, 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/7, ठीक है। 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, इसका हम लोग 1 ले लेंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसका 1 का एलसीएम 7 होता है, 7 1 जा 7 तो 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 7 जा 7 7 बार जा रहा है, तो 7 9 जा 63, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64/7। देखो 64/7 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, 64/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल के लिए उसको चेंज करना है, 7 है तो 1/7 होगा, 1/9 है तो 9 हो जाएगा। क्यों हो रहा है रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर इसको पता करना है तो 7 × 1/7 करो, दैट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक आना चाहिए रेसिप्रोकल के लिए, ठीक है। 1/9 इसको क्या करना है, 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा कट के, ठीक है। 1 आना चाहिए रेसिप्रोकल को पता करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 26th आई थिंक। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7 is, option A is 105,
ऑप्शन बी इज़ 28, ऑप्शन सी इज़ 35, ऑप्शन डी इज़ 21। ठीक है, इसको नॉर्मली आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते चले जाएंगे 7 का मल्टीपल। फर्स्ट 7 लिखा हुआ है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, उतने का जितना नंबर रहेगा उतना नीचे लिखते हैं। 7 का मल्टीपल इतना होता चला जाएगा, 7 मल्टीपल लिखा हुआ है, सबको ऐड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 मल्टीपल लिखा हुआ है, यानी कि 7 नंबर से जितने नंबर्स होते हैं उतना से डिवाइड किया जाता है। इसको क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 7 4 11 12 12 8 20 25 25 2 27 27 3 30 6 36 6 3 4 4 8 3 8 3 11 11 2 13 13 2 15 16 17 18 19 196/7 दैट इक्वल्स टू 28। ये 28 आ गया हमारा। ठीक है, इतना आ गया, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमें जोड़ने में देखा कितना टाइम लगा है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगा हमें, तो ये नॉर्मल ज़िंदगी भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सीखते हैं मेंटोस ज़िंदगी। थोड़ा सा आप जैसे जैसे आप मैथ्स पढ़ते चले जाएंगे, तो 11th 12th में 10th में आप जाके आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जो होता है जोड़ने का, SN, इसको SN यानी कि सम लिखा हुआ है, यानी कि n टर्म्स के लिए सम। तो इसको हम लोग सीखते हैं, तो क्या हो जाता है n/2 होस्ट में a + l। ठीक है, यानी कि ये n क्या है, जितना टर्म पूछा हुआ है वो n, यानी कि यहाँ पे n 7 हो जाएगा। a क्या है, देखो यहाँ पे है n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जितना पूछा हुआ है। ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, देखिए आप इसको, n 7 पूछा हुआ है, अपॉन 2 कर दिए हमने। a फर्स्ट टर्म लिखना है हमें, a प्लस लास्ट वाला टर्म 49, दैट इक्वल्स टू 7/2। इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, इसको कटाओ, कितना हो गया तुम्हारा, हो गया 2 2 4 2 8 16। ये हो गया हमारा 7 × 28। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा सम निकला हुआ है, यानी कि ये इतना का हमने सम निकाल लिया। ठीक है, अब इसको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा एवरेज जो हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज जो हो जाएगा हमारा, एवरेज के लिए क्या करेंगे निकालने के लिए, उसको 7 अगर नंबर है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 × 28 अपन में 7 से 7 कट जाएगा, हमारा आंसर 28 आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, उतना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे सम करना है, उसको 7 से डिवाइड कर देना है, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालने का क्या होता है, जितना सम रहे, जितना भी नंबर्स रहेंगे उनको सम करना है, उसको जोड़ना है, और जितने नंबर्स रहेंगे उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। ये 7 नंबर्स थे तो उनको हमने जोड़ा, प्लस जितने नंबर थे उतने से डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वी डोंट हैव we have just at least 2 to 3 questions left. Let's learn them also. Next question is, if 2 2 2 into 22 equals to 4884, then 222 equals to what? Option A is 222 भागे 222. Option B is 4884 divided by 222.
ऑप्शन सी इज 4884 भागे 22 एंड ऑप्शन डी इज 4484 भागे 22। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 222 इंटू 22 दैट इक्वल्स टू 4884, ये हमें गिवन है। अब क्या किया जाता है, पूछा हमें क्या है, ये पूछा हुआ है, ये वाला पूछा कि ये कितने के इक्वल होगा। तो आपको इतना पता होगा कि अगर इधर में मल्टीप्लाई में है तो क्या करते हैं हम लोग, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये ऊपर से है तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4884 अपॉन में 22। इसको हम लोग क्या लिखते हैं 4884 भागे 22। इसका वैल्यू यही होता है, अगर अपॉन में है तो डिवीजन में लिखाएगा। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऐसा ऑप्शन सी जा रहा है ऐसा, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाएगा तो नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे चला जाएगा। यहीं पे अगर ये प्लस होता तो, अगर ये प्लस में होता तो, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ से इसको हम लोग उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो यानी कि 222 इक्वल्स टू 4884 माइनस 22 हो जाएगा, उधर उस साइड में लेके जाएंगे तो। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी अगर है तो प्लस को उधर लेके जाने पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू सी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे ए माइनस बी इक्वल्स टू सी रहे तो माइनस वाला उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू सी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, ए इंटू बी रहे तो सी, ए इंटू बी इक्वल्स टू सी रहे तो इसको उधर लेके जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, दैट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी, या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं सी भागे पी। ठीक है, अब अगर ए भागे बी है तो ये डिवीजन में है, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी है इक्वल्स टू सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the simplest form of 3/9? ठीक है, ऑप्शन ए इज 3/6, ऑप्शन बी इज 1/3, ऑप्शन सी इज 1/2, ऑप्शन डी इज 6/18। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ए बाई बी अगर कुछ है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म वो होगा जो कि अगर ए बी जो है को प्राइम हो जाए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ये दोनों को प्राइम बन जाए, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म तब होगा अगर ए बी को प्राइम बन जाए, यानी कि उन दोनों के बीच का जो फैक्टर होगा, जो को फैक्टर्स होंगे वो एक होना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं हो। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 जो है क्या है, को प्राइम्स है, उनके बीच का कोई फैक्टर है को प्राइम, को फैक्टर्स है कोई, बस एक है। ठीक है, 2 से इसका जो फैक्टर होगा 2 का 1 है 2 है, 3 का क्या क्या फैक्टर है 1 एंड 3 है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, को फैक्टर्स 1 है, तो ये 1 हो गया, तो ये को प्राइम्स हो गए। तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ऐसा कि वो को प्राइम्स हो जाए। ठीक है, तो को प्राइम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जो जो नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, 3/9 जो है ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा 3 1 3, 3 3 9। इसके बाद कुछ से डिवाइड हो रहा है नहीं होगा क्योंकि ये 1 आ चुका है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, को प्राइम हो गया ये, तो ये 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ
See, let's move on to the next question. That is, what is the value of k in the equation, ये equation k plus 29 इक्वल्स टू 81। इसको हमने आपको अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू सी रहेगा, तो ये अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, c माइनस बी हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको सिखाया। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए। जब तक हम ऑप्शन लिखते हैं तब तक आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका ऑप्शंस है 110, ऑप्शन बी इज 52, ऑप्शन सी इज 68, ऑप्शन डी इज 53। ठीक है, अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे ए की जगह पे जस्ट के आ गया है और बी की जगह पे 29 आ गया है, सी की जगह पे 81 आ गया है, तो जस्ट ये सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो, के प्लस 29 इक्वल्स टू 81, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो के इक्वल्स टू 81 माइनस 29। ठीक है, 81 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 9 तो घटेगा नहीं, एक लेंगे कैरी, यहाँ पे हो गया 11 में से 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 7 में से 2 जाएगा 5, 52। आर आंसर 52 इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है जो अभी हमने आपको बताया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We just have 2 questions left. Next question is, what is the sum of the place value of values of 5 in the number 5, 8, 4, 3, 5, 6, 5, 8, 4, 3, 5, 6. Option A is 10. Option B is 500, 500, 50. Option C is 5050. Option D is 50,050. ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ, ये डॉट नहीं है। ठीक है, देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, ये इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू अलग होता है, प्लेस वैल्यू अलग होता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डिजिट वैल्यू भी बोल सकते हैं। डिजिट वैल्यू यानी कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू या डिजिट वैल्यू जो होता है वही नंबर होता है। जैसे अगर 523 में 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 2 का फेस वैल्यू क्या है, 2 होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। फेस वैल्यू वो नंबर खुद हो जाएगा। इसमें पूछ दिया कि फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेस वैल्यू। प्लेस पे होता है, जो प्लेस पे होगा 523 पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, उसके प्लेस पे है। तो प्लेस वाले पे आपने सीखा होगा पहले क्या होता है, पढ़ा जाता है वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, ऐसे ऐसे पढ़ा जाता था।
हिंदी में उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पढ़ा जाता था। वही प्लेस वैल्यू, उसका प्लेस पे कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वंस, टेंस, थाउजेंड्स, ऐसे ऐसे उसको पढ़ते चला जाना। तो ये देखो इसका 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, 10, 100, तो 100 पे यानी कि 500, इसका प्लेस वैल्यू 500। इसका क्या है, 10th पे है यानी कि इकाई, दहाई पे है यानी कि 20, ये वंस पे है यानी कि इकाई पे है यानी कि 3। इसको पता कैसे करना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 पहले लिख लेंगे, उसके बाद जितने नंबर बचे हुए हैं उतने जीरो लगा दो आगे। 2 को निकालना है तो उसके बाद 2 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद जितना नंबर बचा हुआ उतना जीरो लगा दो। 3 लिख लो, उसके बाद जितना बचा हुआ उतना जीरो, कुछ नहीं बचा हुआ तो खत्म, उतना ही हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो सम पूछा हुआ है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर 584356। इस नंबर को लिख लो पहले 584356। इसका जो 5 का 2 नंबर, 5 2 जगह है, इसका प्लेस वैल्यू का सम पूछा हुआ। ये वाला देखो इसका कितना हो जाएगा, 5 लिख लेंगे पहले, उसके बाद जितना नंबर बचा हुआ उतना जीरो उतार दो, 1 2 3 4 5 जीरो उतार दो, 3 2 5। इसके बाद दूसरे वाले का देखेंगे, पहले 5 उतार लेंगे, 5 उतार लिया हमने, उसके बाद जितना नंबर बचा हुआ उतना जीरो उतारो, 1 बचा हुआ था 1 हो गया। अब उसका सम पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है तो सम कर देंगे दोनों का, सम करो 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो कितना आ रहा है, 5,50,000। ये देखो ये वाला नंबर आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि 5,50,000 इज करेक्ट, 5,50,000 और ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू याद रखना है। प्लेस वैल्यू उसका जो वंस, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका जो नंबर होगा वो करना है, ठीक है। जितना नंबर पे होगा वो पहले नंबर लिख लेना, उसके बाद जितना भी नंबर आएगा उतना जीरो लिख देना उसके बाद वाले का। फेस वैल्यू क्या होगा, वो नंबर खुद हो जाएगा। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 1/10 प्लस 1/11/100 प्लस 111/1000 is options we have 11.11, option B is 0.123, option C is 0.321, ऑप्शन डी इज 0.111। ठीक है, इसको कैसे जोड़ना है, डेसिमल में आपको करने आता है। इसको आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप कैसे करेंगे, 10 में 1 से डिवाइड करना चालू करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 करेंगे, 1 करेंगे, ऐसे आप करते चले जाएंगे। ऐसा आप डिवाइड करेंगे, टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, टाइम टेकिंग होता है ऐसा। 10 से कभी भी डिवाइड किया जाएगा किसी भी नंबर को, तो क्या किया जाता है उसमें, we just if we have to divide 1/10 what we do, एक लिखेंगे, जितना भी जीरो लगा हुआ है, जितना भी जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, अगर 10 से कर रहे हैं तो जितना जीरो है उस नंबर को छोड़ के लेफ्ट साइड में उतना एक पॉइंट मार देना है जो कि डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद जीरो लगा दो, यानी कि इसका नंबर ये हो गया। फिर 11 लिखा हुआ, 11/100 लिखा हुआ, इसमें 2 जीरो है, ये वाला नंबर हम लोग लिखेंगे 11 पहले, 2 जीरो है तो क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर 111 है, उसको 1000 से करना है, ये नंबर हमने लिख लिया। देखो काउंट करो कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, नंबर उधर से काउंट करेंगे राइट साइड से, 1 2 3, 3 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया। अब इसके बाद सबको जो ऐड कर दो, इक्विवेलेंट टू ऐड करना है हमें, तो 0.1
0.111.111 तो ये कितना हो गया 123.0। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, यहाँ पे इतना हमारा सही हो गया। यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम लोग 1000 में लेके चले जाते। ठीक है, 1000 में इसको कर देते। 1000 में करने के लिए 10 है, 1000 में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। कितना हो जाता? 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 100 हो गया, ठीक, नीचे भी 1000 हो गया, प्लस ये 11 है, इसको 100 को 1000 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करते तो 110 हो जाता। अगर 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें 110 हो जाएगा, ये 1000 हो गया, प्लस ये तो पहले से ही 1000 है, इतना हो जाता। अब सबका एलसी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐड करो 1 तो 1 हो जाता, 1 1 2 2 हो जाता, यहाँ पे 0 होता तो 2 हो गया, तो 1 1 + 1 2 + 1 3 321/1000। और उसके बाद हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया, जितना भी अगर 0 रहेगा उतना नंबर काउंट करना है। पहले नंबर लिख लेना 3 to 1, उसके बाद काउंट करो राइट से 3 0 तक काउंट करना है, 1 2 3, उसके बाद डेसिमल लगा दो 0.321, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, नाउ ये आपका सारा क्वेश्चंस यहाँ तक खत्म हो गया। If you have any queries, you can ask me in the comment section now. बच्चों, अभी आपको नसीम सर ने आपके साल 2022-23 में जो क्लास 6 के एमयू एंट्रेंस में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आप सभी तक पहुंचाया। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे, जो भी फार्मूलाज यूज़ किए गए, बच्चों ये जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इंट्रेंस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं है। ये जो वीडियोस आपको जीएस विद नमाज की तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये रेगुलर बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 में इनरोल्ड हैं किसी न किसी स्कूल में, आप कोचिंग में महंगी महंगी फ़ीस देते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को बहुत ही आसान कर दिया गया है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपके मैथमेटिक्स से भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जीएस विद नमाज जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रही है, जो आपको लर्निंग प्रोवाइड करा रही है, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसे प्रोडक्टिव लर्निंग कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि नसीम सर के कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए, फिर दोबारा नसीम सर कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं। और लाइक करें वीडियो को और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एमयू हो, जामिया हो या फिर बीएचयू हो, या जो बच्चे आपके दोस्त किसी न किसी स्कूल में इनरोल्ड हैं और रेगुलर बैच में वो क्लास करने जाते हैं अपने स्कूल में मैथमेटिक्स की, और वहाँ पे टीचर उनको अच्छी लर्निंग प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। मैथमेटिक्स देखिए बच्चों, बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट माना जाता है, जिसको जीएस विद नमाज पर बहुत ही सिंपल वे में नसीम सर पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने स्कूल में भी पढ़िए और अपने यूट्यूब को खोलिए, जीएस विद नमाज सर्च करिए, और नसीम सर के एक से एक अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। जैसा अभी हमने साल 2022-23 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको हमने सॉल्व किया, नसीम सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और अगले जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें जो क्लास 6 एंट्रेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसके वीडियोस होंगे। यानी हम एक एक चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से जो क्लास 6 के एंट्रेंस में आने वाले हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बच्चों, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, एक बात और मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जो ग्रेजुएशन में हैं, बीए, एलएलबी,
या फिर अदर कोर्सेस में उन्होंने अगर अभी तक किसी आर्थिक दिक्कतों के कारण अगर वह अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, और एक्सटेंड करके अभी डेट 15 फरवरी तक रखा गया है विद लेट फीस। यानी आपको लेट फीस के साथ आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वह भरें, एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और इंट्रेंस में पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्कूल एडमिशन 2025-26 के सेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी रिलीज़ कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि बच्चों उसकी जो डेट है वह 1 फरवरी से 21 या 23 फरवरी तक है। तो अभी उसमें आपके पास टाइम है, आप आराम से सोच विचार करके आप भरें। जो गार्जियन है वह भी सोच विचार करें कि अपने बच्चों को एक मौका ज़रूर देना चाहिए कि आप अगर उन बच्चों को अगर इस वक्त मौका देते हैं तो वही बच्चे आगे चल करके बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बीट करेंगे, और उनमें जीएस विद नवाज की जो भी सहायता लगेगी, जो भी मदद लगेगी, जीएस विद नवाज की पूरी टीम लगी हुई है। बच्चों, इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसा आपने नसीम सर के टीचिंग को देखा, वैसे ही मैं निरंतर प्रयास में लगा हुआ हूँ कि आपको एक साइंस की टीचर को भी यहाँ पर लाया जाए। साइंस के टीचर भी आपको कुछ न कुछ लर्निंग प्रोवाइड कराएं, एक अच्छा माहौल बने जीएस विद नवाज की इस यूट्यूब चैनल पर। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हमारे नसीम सर मौजूद हैं। बायोलॉजिकल साइंस जो भी टीचर हमारे साथ जुड़ना चाहता है हम उनको जोड़ेंगे, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा बच्चों को जो उनके इंट्रेंस और रेगुलर क्लासेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अभी तक आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।